Students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself शैली गुरवानी. आज हम सॉल्व करेंगे NTA का टेस्ट पेपर 71. So student, start from question number 1. Question number 1 is electronic configuration of some elements are given. 1:2:2 means atomic number 4. This is beryllium. 1:2:2 2p6 atomic number 10. 10 means this is inert gas, means neon. First one is beryllium, second is neon. Then 1:2:2 2p6 3s2. This is Mg. 1:2 2p3. This is nitrogen. 7 है ना. और 1:2 2p5. This is halogen यानी कि fluorine. The most ionic compound will be formed between. So student, for the formation of ionic compound, आयोनिक कंपाउंड कब बनेगा? तो हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड में वी नीड टू एलिमेंट्स, वन शुड बी मेटल एंड अनदर शुड बी नॉन मेटल. ठीक है, तो एक मेटल लेना है, एक नॉन मेटल लेना है, मतलब नियॉन को तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं. अब या तो बेरिलियम नाइट्रोजन फ्लोरीन ले सकते हो, बेरिलियम का कॉम्बिनेशन N के साथ, बेरिलियम का F के साथ, या फिर Mg का कॉम्बिनेशन N के साथ और F के साथ. अब आपसे पूछा है मोस्ट आयोनिक कंपाउंड मीन्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, मतलब जो मेटल लेने वाले हो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम और जो नॉन मेटल लेने वाले हो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम. तो देखो बेरिलियम और Mg में, बेरिलियम से Mg की तरफ जाओ, एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एक तो मुझे लेना चाहिए Mg. और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है ना. तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैक्सिमम मिलेगा MgF यानी कि C एंड E. सो करेक्ट आंसर इज C एंड E, ऑप्शन नंबर C. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन विच प्रोसेस मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड? सल्फर माइनस गैसेस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स S-2. तो बच्चों ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो सल्फर माइनस है, सेकेंड टाइम अगर आप कोई भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन नॉट पॉसिबल. फ्लोरीन हैलोजन है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए. नाइट्रोजन तो देखो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है ना, तो हाफ फिल्ड की वजह से कंपैरेटिवली लेस एनर्जी रिलीज होती है. सल्फर माइनस बना रहा है. अब पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है Cl, लेकिन उसके बाद क्या होता है? F, है ना. तो बाकी के जो ऑप्शंस है, सल्फर ही बचा आपके पास, तो हम कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी फ्लोरीन. मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, uncertainty in position and momentum are equal, uncertainty in velocity is. So students, uncertainty का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π. नाउ डेल्टा p को हम लिख सकते हैं m डेल्टा v. अब आपसे क्या कहा गया? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी डेल्टा x और m डेल्टा v क्या है? इक्वल है. तो इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख दूं m² डेल्टा v² इक्वल्स टू h/4π. फाइंड क्या करना है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? डेल्टा v का स्क्वायर निकाल दे पहले, तो डेल्टा v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/m² h/4π. अब डेल्टा v फाइंड कर लो, रूट ले लो, तो 1/m, 4 का रूट क्या हो गया? 2 और रूट h/π. सो 1/2m रूट h/π, यानी कि करेक्ट आंसर इज C. मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ OH माइनस? तो बच्चों OH माइनस का बेस बताना है, यानी OH माइनस खुद क्या है? एसिड. अब अगर ये एसिड है तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड में से प्रोटॉन निकालना पड़ेगा,
तब उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो फिलहाल इसको एसिड मानना है तभी तो कॉन्जुगेटेड बेस बनाओगे। तो अगर ये एसिड है तो इसमें से प्रोटॉन छुड़वा दो, तो इसमें से H+ निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा, O-2। सो करेक्ट आंसर विल बी O-2। How many sigma bonds are present in N2O3? So students, N2O3 का स्ट्रक्चर आना चाहिए। P ब्लॉक में से लिया है क्वेश्चन, N2O3 ये स्ट्रक्चर है आपके N2O3 का। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, फिर ये भी सिग्मा है, ये पाई है ना, ये दोनों तो पाई है एक्चुअली, और ये सिग्मा। सो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड्स जो है दे आर 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1A। Now moving to next problem. The angular momentum of an electron in a given orbit is J. Its kinetic energy will be. So angular momentum क्या होता है बच्चों? Angular momentum होता है mvr. इसको इसने क्या मान लिया, J। अब kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is half mv square. अब क्या करना है आपको, देखो mvr J है तो mv की वैल्यू फाइंड कर लो। So mv will be J by r. Now काइनेटिक एनर्जी हमें इस फॉर्मूले से बनानी है, तो देखो mv इक्वल्स टू हो गया J बाय आर, J बाय आर। ठीक है, अब मैं यहां स्क्वायर कर दूं m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये हो गया J स्क्वायर एंड r स्क्वायर। अब इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये अभी क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका J स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2। नाउ यहां मुझे चाहिए हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर कैसे लाओगे, m को उधर ले जाओ, तो ये हो गया तुम्हारे पास J स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, 2m r स्क्वायर। तो क्या हो गया, हाफ J स्क्वायर अपॉन m r स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। Now moving to next problem. Next question is, which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in behavior? तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है जिंक NH3 + 2। अब एक ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन में लीगेंड अमोनिया है, तो लीगेंड अगर अमोनिया है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनता है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग इज डायामैग्नेटिक फाइंड करना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायामैग्नेटिक। अब अगर मैं यहां चेक करूं तो देखो जिंक आएगा +2, तो जिंक +2 हो गया, तो आपके पास d ऑर्बिटल फुलफिल हो गया 3d10। अब आप d फुल है तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा 4s 4p और 4d। तो d अगर आप आउटर मोस्ट यूज करोगे तो फिर ये इनर ऑर्बिटल नहीं होगा, भले ही आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, बट इट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन 1 तो आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि डायामैग्नेटिक के साथ साथ क्या चाहिए, इनर ऑर्बिटल चाहिए, तो पहले ही ऑप्शन गया। नाउ निकल NH3 + 2, तो देखो बच्चों NiNH3 + 2, यहां पे आपके पास निकल जो है दैट इज +2, तो निकल +2 मतलब क्या हो गया 3d8। अब d में आपके पास एक ही ऑर्बिटल पड़ा है 3d है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिल कर भी दोगे तो भी ये 4s और 4p। तो बताओ पहली बात, अगर मैं इसको फिल कर भी दूं, या अगर हम इसको CFT से निकालें, चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। निकल +2 क्या है, तो हम कहेंगे निकल +2 है 3d8। ठीक है, अब 3d8 मतलब d ऑर्बिटल, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड दोनों में, अमोनिया तो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और Eg। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो फिलहाल तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको चाहिए डायामैग्नेटिक, तो ये मिल ही नहीं रहा है डायामैग्नेटिक, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हुई। देन
CrNH3 होल 6, तो क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओ, तो क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1 और क्रोमियम प्लस 3 में चला जाएगा तो 3d3, तो बच्चों 3d3 आ गया तो d में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 को तो पेयर अप ही नहीं कर सकते, तो ये तो आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक पॉसिबल नहीं, यहां पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते पीछे इसको, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, कोबाल्ट प्लस 3 वाला कॉम्प्लेक्स, तो देखो कोबाल्ट होता है 27, आर्गन 4s2 3d7, लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 में क्या हो गया 3d6, 3d6 है तो आप T2G बना दो, नीचे T2G बना दिया मैंने, स्पेस का प्रॉब्लम आएगा, यहां बना देते हैं हम T2G, चलो यहां बना देते हैं हम T2G, यहां बना लेते हैं EG। अब आप देखो 3d6 यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जरूर बना दोगे और डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, CONH3 होल 6 प्लस 3। Now question number 8, in which of the following compound is hydroxylic proton the most acidic? अच्छा, अब आपको बताना है हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन यानी कि OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन यानी OH का प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है मोस्ट एसिडिक किसमें होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मोस्ट एसिडिक कब होगा, या मान लो आपके पास ये लॉन्ग चेन जो भी है, ठीक है, अब ये प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक कब होगा, जब ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाए, ये प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाए। अब ये प्रोटॉन एलिमिनेट कब होगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद, वो तो आपके पास क्या है नेगेटिव, है ना, तो यहां कहीं क्या होना चाहिए, कोई विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये प्रोटॉन को इजीली क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप में देखो आपके पास क्या है, एक तो फ्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो जब फ्लोरीन आ गया तो आयोडीन का ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब फ्लोरीन जितना पास में होगा आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस के क्या होता है इनवर्सली, तो लेसर द डिस्टेंस मैक्सिमम विल बी आई इफेक्ट, ठीक है। और यहां पे क्या है, मैंने आपको कहा विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वैसे तो तीनों फ्लोरीन वाले अच्छे एसिडिक माने जाएंगे, लेकिन जो सबसे क्लोज होगा यानी ऑप्शन डी में ये सबसे क्लोज है, सो इट विल बी मोस्ट एसिडिक। नाउ द क्वांटिटी पीवी अपॉन KT रिप्रेजेंट्स, अब बच्चों पीवी अपॉन KT, के जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 3/2 RT या फिर 3/2 KT, तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K, ये होता है R/Na, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आइडियल गैस अप्लाई कर देते हैं, पीवी आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। अब इसमें मुझे R को रिप्लेस करके K लाना है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड Na से डिवाइड कर, PV अपॉन Na, और यहां भी क्या हो गया Na, तो देखो PV अपॉन Na इक्वल्स टू क्या कर दे N, R अपॉन Na को क्या कर दे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K एंड T। अब आपको क्या चाहिए, PV अपॉन KT, तो PV अपॉन KT इक्वल्स टू क्या हो गया N इंटू Na। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और Na क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो PV बाय KT क्या आ रहा है, मास ऑफ द गैस तो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, है ना। तो और वैसे भी देखो मोल्स का एक और फॉर्मूला है, याद करो, मोल्स इक्वल्स टू क्या था, गिवन एंटिटीज, जो भी नंबर आपको दिया हुआ हो या गिवन एंटिटीज को लिख सकते हो तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो आपसे पूछा यही तो है, N मल्टीप्लाई विद Na,
तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, गिवन एंटिटीज और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टोलुइन सोडियम लिक्विड अमोनिया कंपाउंड बनेगा, उसकी रिएक्शन आपको फिर से करानी है ओजोन और डाइमिथाइल सल्फाइड एंड प्रोडक्ट. तो स्टूडेंट डाइमिथाइल सल्फाइड ओजोन यानी कि ओजोनोलाइसिस. तो ओजोनोलाइसिस मतलब आंसर आगे पे होना चाहिए एल्कीन या एल्काइन भी हो सकता है. तो बच्चों देखो टोलुइन और सोडियम लिक्विड अमोनिया. सोडियम लिक्विड अमोनिया जो है दैट इज बर्च रिडक्शन. याद करो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यानी कि बर्च रिडक्शन. और बर्च रिडक्शन का जो आंसर है, वैसे तो बर्च रिडक्शन एल्काइन का होता है और आंसर इसका क्या होता है, ट्रांस एल्कीन. अब यहां आपके पास एल्काइन नहीं है, है ना, आपके पास क्या है यहाँ पे टोलुइन है. तो टोलुइन को बर्च रिडक्शन से रिड्यूस कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन, यानी देखो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस तरह का एल्कीन बन जाए ट्रांस एल्कीन. तो ये ट्रांस एल्कीन. अब क्या करना है, अब इसकी रिएक्शन करानी है ओजोन और डाइमिथाइल सल्फाइड. डाइमिथाइल सल्फाइड वही काम करेगा जो जिंक काम करता था. तो देखो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड वाली साइड ब्रेक हो जाती है, ये डबल बॉन्ड वाली साइड ब्रेक हो जाती है ना. यहाँ पे क्या आएगा O, यहाँ पे भी क्या आएगा O, इधर भी O, इधर भी O. ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं. तो देखो ये आपका है CH3, सबसे कॉर्नर पे क्या है CH3. देन ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड वाली साइड थी, यहां मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड. फिर इस कार्बन से एक और कार्बन बना हुआ है, ये लिख दिया हमने CH2. देन एक कार्बन और है, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड वाली साइड है तो ये डबल बॉन्ड O और H. एक प्रोडक्ट आपका ये है. अब यहां देखो 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन है ना. तो देखो सबसे पहले कॉर्नर वाला कार्बन हो गया CH, डबल बॉन्ड वाली साइड है. फिर ये बीच वाला CH2 और उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड OH, यानी ये तो प्रोपेन डाइअल है. और ये आपका 1 2 3 और 4, तो ये हो गया ब्यूटेनल 2 पे कीटो है. तो आप चेक कर लो, ऑप्शन 1 तो नहीं मिल रहा, ऑप्शन 2 भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 है आपका ऑप्शन 4 भी मैच नहीं हो रहा. तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो कहीं नहीं है. सेकंड प्रोडक्ट देखो प्रोपेन डाइअल, फर्स्ट में मैच नहीं हो रहा. हाँ ये आपका सेकंड में मैच हो गया ना. देखो C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O. सेकंड ऑप्शन मैच करता बच्चों. अगर यहाँ पे क्या होता अपने पास H होता तो ये मैच कर जाता ना, तो ये बन जाता आपका प्रोपेन डाइअल. अदरवाइज तो देख लो आपको भी मैच नहीं हो रहा. ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इधर दोनों तरफ एल्डिहाइड है. 2 कीटोन वाला प्रोडक्ट तो आया ही नहीं हमारे पास, है ना. और फर्स्ट वन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है. सो ऑप्शन बी अगर करेक्ट कब होगा, जब यहाँ पे आपके पास H हो. सो आंसर विल बी बी व्हेन H इज गिवन. नाउ क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. Latent heat of fusion and vaporization for water are 80 calorie per gram and 540 calorie per gram respectively. Specific heat of water is 1 calorie gram per Kelvin. Calorie per gram Kelvin per Kelvin. Now student 5 ग्राम आइस को कहाँ ले जाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम में कन्वर्ट करना है. तो 0 से 100. तो देखो पहले आपके पास क्या है, आइस है. ठीक है, आइस मतलब वाटर सॉलिड स्टेट. अब आइस जो है इसको क्या करना है, वाटर को 0 डिग्री पे ले जाना है. ये जो आपके पास आइस है ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको लिक्विड फॉर्म में ले जाना है. टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यानी वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हीट चेंज क्या हो जाएगा, m इंटू एल. m तो जो अमाउंट है मास है वो, l हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब गलेगा ना, टेम्परेचर भले ही सेम है लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन.
अब आपके पास जो वाटर लिक्विड है इसको आपको ले जाना है वाटर लिक्विड से वाटर लिक्विड टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फिर इस वाटर लिक्विड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में, यानी वाटर गैस, ठीक है। तो यहां फिर से क्या होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो यहां एनर्जी हो जाएगा, हीट हो जाएगा m इंटू एल। लेकिन जैसे यहां था हीट ऑफ फ्यूजन, यहां हो जाएगा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहां जो चेंज है, देखो ये वाटर लिक्विड कितने पे था, 0 पे था, ये 100 है, तो यहां जो हीट चेंज होगा दैट विल बी ms डेल्टा T। तो टोटल हीट चेंज की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल हीट कितना चाहिए, तो पहले आइस को 0 डिग्री से या वाटर सॉलिड को वाटर लिक्विड में लाना है 0 डिग्री पे, यानी m इंटू एल। फिर क्या करना है, वाटर लिक्विड को वाटर लिक्विड में ही लाना है, लेकिन टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहां जो टेम्परेचर या हीट जो आएगा टेम्परेचर चेंज की वजह से वो हो जाएगा ms डेल्टा T। m आपका मास हो गया, s स्पेसिफिक हीट होगी, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब वाटर लिक्विड 100 से वाटर गैस में आएगा, मतलब बॉईल होगा, टेम्परेचर तो एक बार आ गया 100 पे, लेकिन एकदम दोनों पानी 100 पे गायब हो जाता है ना। थोड़ा हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, वेपोराइजेशन, तो वो अगेन है m इंटू एल, ठीक है बच्चों। अब देखो आइस कितनी थी, 5 ग्राम थी, पहले था हीट ऑफ फ्यूजन, या फ्यूजन हो रहा है, देखो फ्यूजन मतलब गलना, तो मेल्ट ही तो हो रहा है, ठीक है। तो हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है आपको, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो 5 इंटू 80 प्लस ms डेल्टा T, तो m तो आपका कितना है 5 ग्राम, s स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है 1, और चेंज इन टेम्परेचर तो 0 से 100, तो चेंज तो सेम ही रहेगा, ये हो गया 100। प्लस आपने क्या किया, वाटर लिक्विड से वाटर गैस में लाओगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो 5 ग्राम वाटर तो है ही, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है 540, यानी ये हो गया 540। तो ये कितना हो गया बच्चों, 8 5 40, तो ये हो गया 400, ये कितना हो गया 500, प्लस ये कितना हो गया आपका 2500, और 5 2700 और हो गया, ठीक है। तो अब आप काउंट कर लो, 27 30 31 और 3600 कैलोरी आना चाहिए आपका आंसर, 3600 कैलोरी। ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन में है आपके पास 3600 कैलोरी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12, इफ D represents the bond length then select the correct relation। अच्छा D तो आपके पास है बॉन्ड लेंथ, और रिलेशन बताना है, बॉन्ड लेंथ किस किसका है, N2 प्लस O2 और O2 प्लस। तो बच्चों करना इसको कैसे सॉल्व है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से। अच्छा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन क्या है, देखो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती, तभी तो हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा है ना। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब N2 और N2 प्लस MOT से आप फाइंड करो, N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो आपके होगा 3, एंड ट्रिपल बॉन्ड N होता ही है, ये हो जाएगा आपका 2.5, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा इसमें। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2, और O2 प्लस का जब फाइंड करोगे तो 2.5, तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ। तो आप देखो बॉन्ड लेंथ जो है यहां तो ज्यादा होगी N2 प्लस की, किससे, N2 से, और यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किसकी, O2 की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है, O2 प्लस से। अब आप चेक कर लो, DN2 प्लस ग्रेटर देन DN2 एंड DO2 ग्रेटर देन DO2 प्लस, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Now moving to next problem. When concentration of alkyl halide is triple and concentration of OH minus ion is reduced to half, the rate of SN2 reaction increased by. So students SN2 2 indicate क्या करता है, बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर मतलब
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जो भी SN2 मैकेनिज्म है दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब जब आप हेलो एल्केन की बात कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, जो कि यहाँ पे आपके पास OH माइनस। अब आपने क्या किया, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन तो 3 टाइम्स कर दी, 3 to the power 1 है, और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या कर दी, हाफ कर दी, यानी C/2 पावर 1। तो जो न्यू कंसंट्रेशन है, सॉरी जो न्यू रेट है दैट इज 3C इंटू C कर देती हूँ C²/2, यानी जो पुरानी रेट थी वो तो क्या थी C², और नई रेट क्या है 3/2C², यानी 1.5 टाइम्स ज्यादा होगी। तो इंक्रीज्ड बाय आंसर विल बी 1.5 टाइम्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। FeCl3 plus potassium thiocyanate gives product. The color of this product is. So student, when FeCl3 reacts with potassium thiocyanate, it forms iron third thiocyanate, या आप कह सकते हैं फेरिक thiocyanate। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं पूछा इसने, क्या पूछा है कि कॉम्प्लेक्स का कलर या प्रोडक्ट का कलर। तो ये आपका प्रोडक्ट है प्लस तो 3KCl है ना, तो प्रोडक्ट का जो कलर है दैट इज रेड कलर, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Equivalent conductance of 0.1 m HA weak acid solution is 10 Simon centimeter square equivalent inverse, and that at infinite dilution is 200 Simon centimeter square equivalent inverse, hence pH of HA solution। तो बच्चों pH फाइंड करने के लिए मुझे H आयन कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना 0.1, बट प्रॉब्लम ये है कि HA तो वीक एसिड है, तो HA स्प्लिट कैसे होगा, तो हम कहेंगे H प्लस और A माइनस। तो इनिशियली दिस इज 1 0 0, और फाइनली क्या होगा 1 माइनस एल्फा 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 मल्टीप्लाई विथ C एंड C। तो जो H आयन कंसेंट्रेशन है दैट इज अल्फा C। तो जब H आयन आएगा तभी तो pH फाइंड करोगे। अब आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m, सॉल्यूशन इज 10। अच्छा ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है लैम्डा m मोलर, सॉरी लैम्डा v, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना लैम्डा v एट C कंसंट्रेशन, ये है 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा इंफिनिटी न्यू, ये भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंबल है, ये है कितना 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले अल्फा फाइंड करना है। तो बच्चों अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि ये हो गया आपका 10/200, मींस अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास कितना 1/20। नाउ H आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गया 1/20 मल्टीप्लाई विथ C, एसिड की कंडक्टेंस कितनी है 0.1, सो ये आपके पास हो गया 1/200, यानी कि 5 × 10⁻³ तो H आयन आ गया। अब pH क्या होता है, तो pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग 5 × 10⁻³ तो फाइनल हो जाएगा 3 - log 5। अब बच्चों log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, तो 0.6990 pH आपको आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.3 के अराउंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C 2.3। So next question number 16, which of the following reaction is possible? ब्रोमोमीथेन को OH माइनस से सब्सटीट्यूट कराना है, मीथेनॉल को Br माइनस से सब्सटीट्यूट कराना है, क्लोरोबेंजीन NaOH और एसिटाइलिन NaOH। तो बच्चों एसिटाइलिन तो बहुत ही वीक एसिड है,
है ना। टर्मिनल एल्काइन जो है उनका नेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक एसिडिक होता है, तो NaOH से रिप्लेस नहीं होगा ये, ठीक है। NaOH की जगह अगर आप क्या ले लेते हैं, सोडामाइड ले लेते, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गर देन NaOH, मतलब सोडामाइड ले लेते तब जरूर रिप्लेस हो जाता। डायरेक्ट सोडियम मेटल से रिएक्ट करते तब भी रिप्लेस हो जाता, बट NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हेलोएरीन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखो, पढ़ रखा है आपने, है ना। यहाँ पे हेलोएरीन क्या, ये इधर रेजोनेंस में आ जाता है, सो दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपने सिर्फ NaOH ही लिया है, अगर आपने यहाँ सिचुएशन ली होती 623 केल्विन टेम्परेचर होता, प्रेशर होता, कैटलिस्ट लिया होता, तब तो फिर भी पॉसिबल था, डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अब आंसर इन दो में से एक, तो देखो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन OH माइनस, तो ब्रोमाइड इज गुड लीविंग ग्रुप एंड OH माइनस इज गुड या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Br माइनस जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो Br माइनस बीइंग वीक न्यूक्लियोफाइल ये OH माइनस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि यहां पे क्या है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर देगा, Br माइनस को रिप्लेस करेगा, और Br इज गुड लिविंग ग्रुप, तो हम कहेंगे दोनों ही सिचुएशन यहां सेटिस्फाई होती है, सो आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन डाइबोरेन the 2H single bond B single bond H angles are nearly. So student डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, बनाना बॉन्डिंग पढ़ रखा है हमने डाइबोरेन में, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो दोनों एंगल बताने हैं डाइबोरेन में, तो देखो बाहर वाला एंगल तो 120 डिग्री होता है और ये वाला एंगल जो है दैट इज 97 डिग्री, तो आप बता दो, एक तो 120 और एक 97, मतलब करेक्ट आंसर है आंसर बी। इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट द सेम टेम्परेचर विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा एन जीरो और प्रेशर इज कांस्टेंट, डेल्टा एन इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों डेल्टा एन जीरो होगा तब इनर्ट गैस मिलाने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या करेंगे, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से गैस जो ऑलरेडी रिएक्टिंग गैस है उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा तो इक्विलिब्रियम मूव नहीं करेगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिंग ऑफ इनर्ट गैस नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको पहले ही ध्यान रखना है वॉल्यूम कांस्टेंट के दोनों ऑप्शन तो आप रिमूव कर दो। अब प्रेशर इज कांस्टेंट इन डेल्टा एन नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इक्वल्स टू जीरो, एक बार इसको चेक भी कर लेते। सो अकॉर्डिंग टू ली शटेलियर प्रिंसिपल चले, देखो इनर्ट गैस मिलाया है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मतलब जो आपकी रिएक्टिंग गैस है, मतलब मैंने ले लिया X, ठीक है, जो गैस आपकी क्या कर रही थी, रिएक्शन कर रही थी, उसका प्रेशर यानी कि इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और जब आपने इनर्ट गैस मिलाया है यानी रिएक्टिंग गैस का प्रेशर प्लस इनर्ट गैस का प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी ये प्रेशर इनिशियल और ये प्रेशर फाइनल, क्योंकि इनर्ट गैस मिला लिया तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब ये सिचुएशन कब सेटिस्फाई होगी, तो देखो इनिशियल प्रेशर तो जो है वो है, ये मिलाने के बाद भी प्रेशर उठता है, मतलब ये प्रेशर क्या हो गया है, कम हो चुका है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, मतलब डिसोसिएशन वाले केस में। तो यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं दिए, तो ये चीज क्लियर है कि डिसोसिएशन होगा तो डेल्टा एन सेम तो रहेगा नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो ओवरऑल रिएक्टिंग गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां डिसोसिएशन होगा, मतलब डेल्टा एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है ऑप्शन बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन द अनबैलेंस्ड रिएक्शन CrO5 plus SnCl2 gives CrO4 minus 2 plus SnCl4, the element undergoing oxidation and reduction respectively। तो बच्चों Sn+2 से Sn+4 में जा रहा है, तो ये तो सेटिस्फैक्ट्री है ना, ये तो आपको क्लियर ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे ये तो ऑक्सीडेशन है। नाउ
CrO5 और CrO4 -2। तो देखो सीधा Cr मत कर देना आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज तो चेक कर ले। तो देखो CrO5 बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना। तो यहां क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पैरोक्साइड है, तो पैरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ना, और ये -1 एंड दिस इज -2। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और ये आपके पास क्रोमेट आयन है Cr1 CrX, ऑक्सीजन -2, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में इक्वल्स टू -2। तो X इक्वल्स टू अगेन कितना है 6। तो देखो यहाँ पे भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो जब क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो क्रोमियम तो आंसर है ही नहीं ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो हम कह देंगे Sn का, ठीक है। और क्रोमियम आंसर है नहीं, और Cl तो -1 ही है। अब देखो यहां ऑक्सीजन जो है ना, ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्या होता है, O2 -2, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और ये जो क्रोमेट है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, -2 है ना, O -2। तो ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो आपसे पूछा ऑक्सीडेशन तो हम कहेंगे Sn, रिडक्शन तो हम कह देंगे ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। So next question number 20, which of the following is known as Hinsberg reagent? So student 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम काम में लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, आपको अच्छे से याद है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Now question number 21, what is the equilibrium constant expression for the reaction P4 solid active mass 1 plus 5O2 gas plus gives P4O10 again solid active mass 1। तो आपको पता है जब Kc निकालना है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, बट सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो आपको यहाँ पे P4O10 नहीं लेना है, P4 नहीं लेना है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 1, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो गया O2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 जो है वो पावर में, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, 1/O2 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड इज सेपरेटेड बाय। तो बच्चों फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किससे सेपरेट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या देंगे, CO2 के एफरवेसेंस देंगे, लेकिन फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, CO2 की एफरवेसेंस नहीं देगा, ठीक है, नो एफरवेसेंस ऑफ CO2। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अ रिएक्शन हैज डेल्टा H -33 किलो जूल एंड डेल्टा S -58 जूल पर केल्विन, दिस रिएक्शन वुड बी। तो बच्चों स्पॉन्टेनिटी बतानी है, तो स्पॉन्टेनिटी बताते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब आपको पता अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H है आपके पास -33, अच्छा किलो जूल है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस T डेल्टा S कितना है, -58, ठीक है। तो डेल्टा G जो है दैट इज -33,000 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 58T, ठीक है। तो अब बच्चों देखो नॉर्मल अगर अपन टेम्परेचर रखेंगे ना, अगर मैं 100 केल्विन तक भी रख दूं, 200 केल्विन तक भी रख दूं, तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू लमसम बता रहे हैं, अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपने रख दी 569 केल्विन, तो 569 मल्टीप्लाई दिस करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 30,000, 0.1 0.2 ज्यादा ही आएगा, तब डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा।
लेकिन फिजिबिलिटी के लिए मुझे डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव। मतलब टेम्परेचर जो है वो 569 से कम रखा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, ऑल टेम्परेचर तो ले ही नहीं सकते। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल नहीं, स्पॉन्टेनिटी के चांसेस तो बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। फिर स्पॉन्टेनियस अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, तो टी के नीचे जाना है ना, ऊपर नहीं जाना है, तो ये भी गलत हो गया। स्पॉन्टेनियस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, 569 के नीचे रखोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्पॉन्टेनियस बिलो a certain temperature. Moving to next problem, question number 24. Rank the following in the increasing order of rate of reaction with HBr. स्टूडेंट सब में डबल बॉन्ड सी मतलब एल्कीन है और HBr, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहला अटैक जो है वो कराना होता है हमें किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। यानी जब प्रोटॉन अटैक करने आएगा तो देखो अगर ये बॉन्ड आपका यहां स्प्लिट हुआ, यहां प्रोटॉन आता है अटैक करने, तो ये बन गया आपका कार्ब कैटायन, यानी लाइक दिस। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी से आंसर दे पाएंगे बच्चों इसका, तो ये बना कार्ब कैटायन, फर्स्ट कार्ब कैटायन तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड में सिंपल ही है, ये तो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहां अगर हम पहला अटैक प्रोटॉन का कराएंगे नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कार्ब कैटायन बन गया आपका 3 डिग्री। और थर्ड में क्या है, इधर NH है ना, NH, यहां पे जब आप प्रोटॉन का अटैक कराओगे तो कार्ब कैटायन आपको मिलेगा यहां पे, यानी कि ये NH और लाइक दिस। अब कार्ब कैटायन देखो ये NH लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये लोन पेयर बनाते हैं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, इन दोनों की ज्यादा है। अब प्लस M इफेक्ट से देखो तो प्लस M इफेक्ट इसका ज्यादा है ना, लोन पेयर शिफ्ट करना, ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली लोन पेयर शिफ्ट करने की टेंडेंसी इसकी कम रहेगी। तो मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन NH का है, तो रिएक्टिविटी NH की सबसे ज्यादा रहेगी, और कंपैरेटिवली लीस्ट जो आएगा वो आएगा Q, तो Q सबसे पीछे जाएगा और R सबसे आगे आएगा, यानी कि R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q, यानी करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q, ऑप्शन ए। Now next question number 25. The pH of which salt solution is independent of its concentration? तो बच्चों pH independent कब होगा, या तो बफर के केस में। बफर क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस मिलाओ, pH में वैसे भी चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो बफर तो नहीं है हमारे पास, इंडिविजुअल सॉल्ट दिए। अब देखो ऑप्शन 1 एसीटेट C5H5NH, अच्छा ये है आपका पिरिडीन और एसिटिक एसिड का सॉल्ट, ये तो आपका हो गया पिरिडीन C5H5N और एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये हो गया पिरिडीनियम और एसीटेट, ठीक है। तो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट है वो pH इंडिपेंडेंट हो सकता है क्योंकि वो बफर बनाता है, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि पिरिडीन आपका वीक बेस और एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब फोर्थ ऑप्शन में भी आपके पास वही है, NH4CN कैसे बना, NH4OH और HCN, यानी वीक एसिड वीक बेस, तो 1 और 4 तो क्लियर है, होना ही चाहिए। अब देखो एक तो सॉल्ट ऐसा चाहिए जो वीक एसिड वीक बेस का हो, या फिर pH कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब आपके पास जो सॉल्ट होगा दैट विल एम्फीप्रोटिक। अब एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो NaH2PO4 माइनस, Na प्लस कर दो तो H2PO4 माइनस ये प्रोटॉन रिलीज भी कर सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है,
तो इस तरह का जो सॉल्ट है वो कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहेगा इसका पीएच। अब थर्ड ऑप्शन में भी तो सेम चीज है, HPO4 माइनस, अभी भी एक प्रोटॉन रख के बैठा, ये डोनेट भी कर सकता है और एक प्रोटॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर लेगा, HPO4 माइनस। तो हम कहेंगे कि HPO4 माइनस टू, सॉरी Na2 अगर लूज करवा दे 2 सोडियम तो प्रोटॉन रिलीज भी कर सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ये चारों ही सॉल्ट क्या है, कंसेंट्रेशन पे इनका पीएच डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, सेकंड एम्फीप्रोटिक है, थर्ड फिर एम्फीप्रोटिक है और फोर्थ वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 2 3 4 ऑल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो आपके पास एक ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को हीट किया है पोटेशियम बाइसल्फेट की प्रेजेंस में। तो बच्चों रिएक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जब ग्लिसरॉल को हम हीट करेंगे, ठीक है, ग्लिसरॉल को अगर हम हीट करेंगे KHSO4 तो आप क्या देखेंगे, ये बनाएगा एक्रिल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, एक्रिल्डिहाइड या एक्रोलीन, ठीक है। तो जब ये एक्रोलीन बनाएगा तो इसने क्या पूछा है, प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो कार्बन 1 2 3, 3 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 8। So moving to next problem, borate form green color flame when burnt with concentrated H2SO4 plus ethanol. Green color flame is obtained due to formation of. तो बच्चों बोरेट जो है, बोरेट क्या है आपके पास, बोरेट है BO3-3। अब बोरेट को क्या करना है, H2SO4 की प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ हीट करना है। तो बोरेट को अगर तुम इथेनॉल C2H5OH की प्रेजेंस में हीट करोगे, ट्री इथेनॉल ले लो, तो बनेगा क्या, तो ये बनेगा C2H5(3) ट्राई इथाइल बोरेट, ठीक है। तो ट्राई इथाइल बोरेट या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो C2H5OB, और OC2H5, ट्राइथॉक्सी बोरेन भी कह सकते हो, या तो ट्राइथाइल बोरेट या फिर ट्राइथॉक्सी बोरेन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन 1 ट्राइथाइल बोरेट। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH equals to 10 एंड प्रेशर ऑफ H2 equals to 1 atm। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP फाइंड करना है, यानी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एज अ एनोड बिहेव करेगा तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ये कन्वर्ट होगा टू H आयन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपके पास गैस है, ये आपके पास एक्वस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, pH 10 है और प्रेशर 1 atm है। अब फॉर्मूला लगाओ, नर्न्स इक्वेशन, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, H प्लस आयन पावर 2 है ना, ट्वाइस H आयन, और बेस में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2। अब प्रेशर ऑफ H2 तो 1 atm रख दो। E नॉट शी आपको क्लियर है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो अब आपके पास ई सेल कितना हो गया, ये तो हो गया 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, और आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई विथ 2 लॉग H प्लस आई, ठीक है। अभी 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन को pH लिख देना चाहिए। तो मेरे पास क्या बचा, ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 मल्टीप्लाई विथ pH,
और पीएच आपको दे रखा है, पीएच कितना है क्वेश्चन में, पीएच 10, तो ये हो जाएगा आपका 0.591 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.59 वोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन इंडिकेटर H in is in basic form at a pH of 6 if the pKa of indicator is 5। सो बच्चों H in मतलब एसिडिक इंडिकेटर है, ठीक है। अब अगर इंडिकेटर एसिडिक है तो बेसिक मीडियम में तो डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन इंडिकेटर H in बेसिक फॉर्म, मतलब ये फाइंड करना है इन टोटल में IN माइनस डिसोसिएटेड अमाउंट का फ्रैक्शन कितना है। अब इंडिकेटर के पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग हेंडरसन इक्वेशन में क्या था, सॉल्ट अपॉन एसिड, अगर पीएच निकालना था। यहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएटेड फॉर्म, डिसोसिएटेड फॉर्म मतलब IN माइनस अपॉन अनडिसोसिएटेड फॉर्म यानी कि HN, ठीक है। अब तो पीएच आपको दे रखा है ना, पीएच कितना है 6, पीके कितना है 5 प्लस लॉग डिसोसिएटेड फॉर्म अपॉन अनडिसोसिएटेड फॉर्म, तो ये कितना हो गया 1, तो लॉग डिसोसिएटेड अपॉन अनडिसोसिएटेड इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब यहां से लॉग हटाओगे तो यहाँ एंटी लॉग हो जाएगा, है ना, एंटी लॉग लॉग कैंसिल, एंटी लॉग 10, एंटी लॉग 1 मीन्स 10 की पावर 1, ठीक है। तो एंटी लॉग 1 मतलब 10 की पावर 1 मतलब 10। अब देखो अगर डिसोसिएटेड फॉर्म 10 है तो अनडिसोसिएटेड कितना है 1 है, ठीक है। तो डिसोसिएटेड 10 अनडिसोसिएटेड 1 मतलब टोटल कितना हो गया 11 हो गया ना। आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन इंडिकेटर इन बेसिक फॉर्म, तो बेसिक में ही तो बेसिक मीडियम आएगा तभी तो ये बनेगा, अदरवाइज तो बनेगा नहीं। यानी मुझसे पूछा है डिसोसिएटेड फॉर्म, ठीक है, टोटल में, तो टोटल क्या है, टोटल है आपका H इन, टोटल है आपका इंडिकेटर IN माइनस और H इन पूरा मिला के। तो देखो अगर डिसोसिएटेड फॉर्म 10 है तो टोटल कितना है, तो कहेंगे डिसोसिएटेड 10 और अनडिसोसिएटेड 1 यानी कि 10 प्लस 1 मतलब 11। तो जो डिसोसिएटेड फॉर्म का फ्रैक्शन है दैट शुड बी 10/11 मींस ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 10/11। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपके पास है पैरामिथाइल फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH गिव्स ए, प्रोडक्ट इज, तो बच्चों फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH जो फिक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, रिमर-टिमैन रिएक्शन, और रिमर-टिमैन का आंसर क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड होता है। वैसे भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो पैरा पोजीशन तो इसका बुक ही है, रिमर-टिमैन में मेजर भी सैलिसिल्डिहाइड ही होता है तो OH और CHO, तो ये आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ए आंसर। So question number 31, which of the following can react with both HCl and NaOH? So student HCl तो है आपका एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसा कंपाउंड सर्च करना है that can react with acid as well as base, मतलब एम्फोटेरिक कंपाउंड होना चाहिए। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो याद रखो, बेरिलियम ऑक्साइड, मैंगनीज का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, एसएन का ऑक्साइड, पीबी का ऑक्साइड और एंटीमोनी इसका भी ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड क्या है, तो हम कहेंगे ये सारे ऑक्साइड जो है ये है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो इस कंपाउंड में आपको तीनों मिल गए, देखो इस क्वेश्चन में जिंक भी मिल गया, बेरिलियम का ऑक्साइड भी मिल गया और एल्यूमिनियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
The volume ratio of 6 normal and 2 normal HCl required to prepare 100 ml of 5 normal HCl. तो बच्चों एक एसिड तो है HCl का 6 नॉर्मेलिटी, दूसरा जो है दैट इज 2 नॉर्मेलिटी, और फाइनल जो है वो क्या होना चाहिए 100 ml टोटल वॉल्यूम एंड 5 नॉर्मेलिटी. तो मैंने क्या करा, इसका वॉल्यूम मान लिया x, 6 नॉर्मेलिटी वाले का वॉल्यूम हो गया x, टोटल तो 100 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 100 माइनस x. तो देखो ये हो गया N1, ये हो गया V1, दिस इज N2, दिस इज V2 एंड दिस इज N रिजल्टेंट एंड दिस इज वॉल्यूम रिजल्टेंट. तो फॉर्मूला क्या बना, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट वॉल्यूम रिजल्टेंट फाइनल वॉल्यूम जो भी है. ठीक है, क्योंकि एसिड में एसिड मिला रहे हो तो प्लस ही लगाएंगे. अब फर्स्ट जो नॉर्मेलिटी है दैट इज 6 नॉर्मल वॉल्यूम x, सेकेंड जो नॉर्मेलिटी है 2 वॉल्यूम 100 माइनस x, एंड फाइनल नॉर्मेलिटी इज 5 नॉर्मल वॉल्यूम इज 100. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 6x प्लस 200 माइनस 2x इक्वल्स टू 500 हो गया. देन 6x माइनस 2x इक्वल्स टू 500 माइनस 200 कितना हो गया 300 हो गया. सो 4x इक्वल्स टू 300 और x इक्वल्स टू कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 4. तो ये हो गया आपका 300 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 7 4 जा 28 एंड 4 5 जा 20, यानी ये हो गया आपका 75 वॉल्यूम ml में ना, तो ये मिलीलीटर. तो x की वैल्यू तो हो गई आपके कितने 75 ml हो गया, तो 100 माइनस x कितना हो गया 25 ml हो गया. तो रेशियो कितना हुआ देखो, 6 नॉर्मल वाला 75 है, 2 नॉर्मल वाला 25 है, तो 75 रेशियो 25 मीन्स रेशियो हो गया 3:1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. नाउ द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज O एसिटाइल, O मिथाइल, SO3Me है ना, इसको क्या बोलेंगे हम मिथाइल टोसाइलेट, और वो है आपका ट्रिफलेट SO3CF3. द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी. अब बच्चों लीविंग ग्रुप में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा लीविंग ग्रुप अपने आप में स्टेबल होगा और उतना जल्दी उसकी उतनी जल्दी या उतनी अच्छी उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी होगी. तो आपको पता है बेस्ट जो लीविंग ग्रुप है दैट इज ट्रिफलेट. बेस्ट लीविंग ग्रुप जो है वो है ट्रिफलेट. उसके बाद में मिथाइल सल्फोनेट दिया है, देन एसिटाइल हो जाएगा क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस है, और लास्ट में वो आएगा. तो सबसे अच्छा या बेस्ट लिविंग ग्रुप तो इनमें से ये है. तो फोर्थ ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए, थर्ड ग्रेटर देन होना चाहिए फर्स्ट, देन सेकेंड. अब चेक कर लो, बेस्ट आंसर तो आपका फोर्थ है यानी बी और डी में से, फिर आपके पास थर्ड है, देन फर्स्ट है एंड देन सेकेंड है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. So next problem, the backside attack on 2-bromobutane by methoxide gives the product shown below, which Fisher projection represents 2-bromobutane used as the reactant in this reaction. So product आपको दे रखा है और backside attack किस पे कर रखा है 2-bromobutane, 2-bromobutane by methoxide. अब बच्चों प्रोडक्ट दे रखा है और ये रिएक्टेंट दे रखे हैं. मैकेनिज्म जो है वो क्या है बैक साइड अटैक, यानी मैकेनिज्म क्या है SN2. अब SN2 में क्या होता है तो हमें पता है SN2 में इन्वर्जन हो जाता है. मतलब कि अगर आपका रिएजेंट R है तो प्रोडक्ट S होना चाहिए, या फिर अगर रिएजेंट S है तो प्रोडक्ट R होना चाहिए, क्योंकि अटैक जो है वो फ्रॉम बैक साइड है. अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में आपको क्या दिया है, ये कार्बन हो गया, ये हो गया OCH3, ये हो गया आपका मिथाइल. अब देखो वेज जो पोजीशन है यहां हाइड्रोजन दिया है और डैश पोजीशन पे क्या दिया है इथाइल दिया है C2H5 इथाइल. अब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज्यादा वेट या फर्स्ट आइटम से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वेट OCH3 का आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है.
देन प्रायोरिटी है इथाइल, देन प्रायोरिटी होगी मिथाइल, एंड हाइड्रोजन इज लीस्ट प्रायर. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो मूवमेंट मूव करो आप 1 2 3 4 तो वैसे बैक साइड रहेगा. तो 1 2 3 आप मूव कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स दिस इज एस. लेकिन शर्त क्या होती है, तो शर्त ये होती है कि फोर्थ ग्रुप जो है दैट शुड बी ऑन डैश लाइन. ठीक है, और अगर फोर्थ ग्रुप आपका डैश लाइन पे नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है उसका रिवर्स कर लो. तो फिलहाल ये मुझे लग रहा है कि ये एस है ना, लेकिन फोर्थ ग्रुप वेज पे है तो हम इसे क्या मानेंगे, आर. तो ये जो कंफर्मेशन है ये आर है, यानी अब जो रिएजेंट है दैट शुड बी क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए. अब आप चेक कर लो, ऑप्शन 1 में चलें, देखो एच हो गया, इथाइल हो गया, Br हो गया, और यहां क्या है, मिथाइल हो गया. और फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन 1, इथाइल 2, मिथाइल 3. सेकेंड भी ले लेते हैं, तो सबको एक साथ चेक कर लेंगे अपन. तो ये हो गया आपके पास इथाइल, Br, मिथाइल और H. ये ग्रुप नंबर 1, ये 2 और ये 3. थर्ड को चेक कर लेते हैं. थर्ड क्या है, तो ये मिथाइल, ये Br, ये इथाइल और ये H. और फोर्थ है तुम्हारे पास ये Br, ये H, ये इथाइल और ये मिथाइल. ठीक है बच्चों, अब नंबर इसको भी दे दिया. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. यहां पे भी ये हो गया 1 2 3 और 4. अब आप 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग मूव करो. सो ऑप्शन 1 में चेक करें, देखो 1 2 3 की तरफ से मूव करो. 1 2 3 कैसे चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, एस. लेकिन यहां पे भी शर्त क्या है कि अगर फोर्थ ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा. If fourth group is at horizontal line, then reverse the configuration, क्योंकि fourth group horizontal line पे नहीं होना चाहिए. तो देखो ये फिलहाल मेरे पास क्या आ रहा है, S. इसका मतलब ये R है. नाउ यहां चलते, तो देखो 1 2 3 ये भी आपका क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मींस S. लेकिन फोर्थ ग्रुप यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये भी क्या है, R है. अब यहां से मूव करो 1 2 3, इसमें भी आप क्या देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एस. लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो ये भी क्या है, आर है. ठीक है, अब 3 ऑप्शन ही सेम लग रहे हैं तो आंसर तो वैसे ही फाइंड कर लोगे. अब देखो 1 2 3, तो ये मुझे लग रहा है ये चल रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन इसका भी फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो उल्टा करना पड़ेगा. तो ये आर है, मतलब रिवर्स करूंगी तो ये एस है. अब SN2 है, यानी अगर रिएजेंट तुम्हारा आर है ना, SN2 मतलब इन्वर्जन हो जाता है ना, इन्वर्जन मतलब रिएक्टेंट R है, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट S होना चाहिए. तो ये ऑप्शन मिला तुम्हें, ऑप्शन 4th D के अंदर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन एंड द कोरिस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो फॉर्मूला पढ़ा हमने थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q. Q जो है वो रिएक्शन कोशेंट है. अब इक्विलिब्रियम पे बात करें तो एट इक्विलिब्रियम Q जो है वो K के बराबर हो जाता है ना, या अगर QC होता तो KC के इक्वल हो जाता. और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G भी कितना हो जाता है, 0. तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K. अब मैच कर लो तो आपको ऑप्शन 1 मिल गया, माइनस डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू RT ln K. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. So question number 36, a solution containing 500 gram of protein per liter is isotonic with a solution containing 3.42 gram sucrose per liter. The molecular mass of protein is 5 into 10 to the power x, hence x is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटीन का जो सॉल्यूशन है वो सुक्रोज के सॉल्यूशन के साथ क्या है, आइसोटोनिक.
आइसोटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई प्रोटीन इक्वल्स टू क्या है, पाई सुक्रोज। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्लियर है, पाई इक्वल्स टू CRT। तो यहां क्या हो जाएगा, C1 ले ले, C1RT इक्वल्स टू दिस इज C2RT। अब RT कैंसिल हो गया, C1 क्या है, कंसंट्रेशन, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ले लेते हैं हम लीटर के अंदर, इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, और ये आपका वॉल्यूम हो गया लीटर। नाउ प्रोटीन का मास कितना है, 500 ग्राम है। प्रोटीन का मोलर मास आपको दे रखा है 5 इंटू 10 टू दी पावर x, और वॉल्यूम जो है दैट इज 1 लीटर। नाउ सुक्रोज गिवन मास है 3.42। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास, तो बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। मोलर मास फाइंड करोगे तो सुक्रोज का मोलर मास जो है वो आपको मिलेगा C12H22O11, मोलर मास आपको मिलेगा 342। ठीक है, तो ये हो गया 342 और वॉल्यूम आपका हो गया 1 लीटर। पॉइंट उड़ा दिया हमने, ये हो गया आपके पास कितना 100, 342 कैंसिल हो गया, 5 और 500 ये वापस कितना हो गया 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 100 इंटू 100, 10 टू द पावर 4, सो x इक्वल्स टू 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, x इक्वल्स टू 4। So moving to next problem. The IUPAC name of CH3, single bond C, COO C2H5, then again double bond CH, single bond CH2 and COOH. तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, COH आपका पता है नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप हो गया, देन CH2 हो गया, देन CH, देन डबल बॉन्ड C, CH3, और C से आपका एस्टर ग्रुप कनेक्टेड है COO C2H5। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया आपका 1 COH, देन 2 3 4। अब ये एस्टर का जो प्रीफिक्स है, एस्टर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी में देखो एल्काइल और ऑक्सी ये रहा इथॉक्सी, और कार्बोनिल मतलब CO। तो देखो कार्बोनिल में कार्बन साउंड कर गया तो लॉन्ग चेन में ये कार्बन आ गया 5। तो देखो पेंट 3 ऑइक एसिड तो वैसे ही नजर आ रहा है, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, पेंट हो गया, 3 पे डबल बॉन्ड है इन, और सफिक्स क्या है ऑइक एसिड। अब एल्कोक्सी कार्बोनिल के प्लेस पे हमें लिखना है इथॉक्सी कार्बोनिल, तो 4 हो गया, देन क्या हो गया इथॉक्सी OC2H5 और कार्बोनिल। अब आप आंसर चेक कर लो, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, पेंट 3 इन ऑइक एसिड, ऑप्शन 1 में है 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, पेंट 3 इन ऑइक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। The density of 3M solution of Na2S2O3 is 1.25 gram per ml. What is the percent by weight of Na2S2O3? यानी मास परसेंट पूछा है, मोलारिटी दी हुई है बच्चों। एनसीईआरटी में सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, मोलारिटी इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है, तो सोडियम थायोसल्फेट आपका क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। नाउ सॉल्यूट का मोलर मास पहले ही फाइंड कर लेते हैं, Na2S2O3 है ना, इसी का मोलर मास फाइंड करना है। तो Na हो गया 23 इंटू 2 प्लस सल्फर हो गया 32 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया कितना 46, 64 और 48, तो 60, 100, 110, ये हो गया आपके पास 158 हो गया। देन मोलारिटी आपको गिवन है कितना 3, मास परसेंट हमें फाइंड करना है x, डेंसिटी कितनी है 1.25, मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 158। तो x फाइंड करोगे 3 इंटू 158
डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 38 के राउंड आंसर आ जाएगा 37.92 विद सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, which of the following polymer is not synthesized from acidic monomer? तो बच्चों ऐसा पॉलीमर ढूंढना है जिसमें एसिडिक मोनोमर ना हो। तो नाइलॉन 6 की बात करें तो नाइलॉन 6 के मोनोमर कौन है? तो एक तो है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, तो अमाइन तो बेसिक नेचर का है, तो ये तो नहीं है एसिडिक हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। लेकिन सेकेंड जो है वो है एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड मतलब एसिडिक मोनोमर, तो फर्स्ट आंसर तो नहीं है। सेकेंड डेक्रोन मतलब पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर जो है दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरथेलिक एसिड। तो टरथेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड ही कह रहा है, तो एसिडिक मोनोमर है। सेकेंड बेकेलाइट, तो बेकेलाइट जो है बेकेलाइट है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, तो फिनॉल बाय नेचर एसिडिक हो गया, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बेकेलाइट भी आंसर नहीं है। नाउ टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर है। अब टेट्राफ्लोरोइथीन आपका एसिडिक नेचर नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, which of the following solid has maximum melting point? आइस, ड्राई आइस, SiO2 एंड KCl। तो बच्चों आइस जो है, आइस तो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तो वैसे भी कम होते हैं। ठीक है, देन ड्राई आइस, तो ड्राई आइस आपका आ गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है। देन SiO2, तो बच्चों SiO2 का 3D में बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर है ना, लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये है कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड। तो आप देखोगे इस तरह का जो सॉलिड है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। KCl हालांकि आयोनिक कंपाउंड है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन जब मैक्सिमम की बात आएगी तो कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सो करेक्ट आंसर विल बी C, SiO2। Now question number 41, which of the following sequence is not correct for the property mentioned against it? BF3, BCl3, BBr3 and Bi3 increasing acidic strength। तो ये तो बच्चों करेक्ट है, क्योंकि BF3 में देखो बैक बॉन्डिंग हो जाती, देख के ऐसा लगता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाता है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, मैच हो रहा है, लीस्ट एसिडिक, और Bi3 क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक, क्योंकि होगा नहीं, ओवरलैपिंग है, 2p और 5p ऑर्बिटल आ जाएगा। देन CO2, SiO2, SnO2 और PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी करेक्ट है ना। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपका PbO2 हो जाएगा, फटाक से PbO में कन्वर्ट हो जाएगा। देन थर्ड आपका है थेलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिपेंड करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट सपोर्ट करता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को। सो स्टेबिलिटी of lower oxidation state depends on inert pair effect and moving down the group में अगर आप अप टू डाउन मूव करेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी, यानी कि इंडियम, थेलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम होता है ना, तो ये गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो थेलियम +1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन इंडियम +1, देन गैलियम +1, एल्यूमिनियम का तो चांस ही नहीं दूर दूर तक। तो आपका जो ऑप्शन है सी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। सो
Incorrect statement will be C. Now question number 42, a mixture of cyclohexane and ethanol shows. तो बच्चों इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. इथेनॉल शोज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है, बॉन्डेड भी होता है. अब इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑलरेडी है. अब आपने क्या डाला, इसमें बीच में साइक्लोहेक्सेन डाल दिया. तो देखो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को दूर करके बीच बीच में साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा. अब साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर चले गए. यानी डेल्टा वी मिक्स जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया. अब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, यानी इसका वेपर बनाना क्या हो गया, इजी हो गया. एसोसिएशन खत्म हो गया. पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए थे, यानी जब आप इनको मिक्स करोगे तो पी टोटल जो है वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा आएगा. अब ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन. राउल्स लॉ से आंसर ग्रेटर आ रहा है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 43, द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट for one of the following configuration is 2.48 bm. The correct one is, so student, mu की जो वैल्यू है that is 2.84 for magnet. अब mu का जो फॉर्मूला है that is √n plus 2. ठीक है. अब अगर ये 2.84 है मतलब यहाँ n की वैल्यू 2 होनी चाहिए. जो भी ये कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें आगे जो भी डिजिट लिखी है ना, अगर यहाँ 2 पॉइंट समथिंग है तो ये 2 होना चाहिए, या 3 पॉइंट समथिंग है तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए. तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो. 2 and 2 plus 2, 4 और 4 2 8, √8, तो √9 कितना होता है 3, तो √8 कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2.84. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, n शुड बी 2 मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी 2. अब अनपेयर्ड 2 तो देखो D5 में तो होगा नहीं. D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप क्या करोगे, ये बना दो आप T2G और ये बना दो EG. अब 5 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 और 5, तो यहां तो अनपेयर्ड 1 मिला, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया. नाउ D3 वीक फील्ड में है, तो वीक फील्ड में क्या हो गया, ये हो गया T2G और ये हो गया EG. और D3 तो 1 2 3, तो यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं. नाउ D4 इन वीक फील्ड, तो अगर वीक फील्ड में D4 है तो T2G में फिल कर दिए 1 2 3, और 4th आपने EG में फिल कर दिया, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 हो गए. आपको कितने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, तो 4th होना चाहिए. और चेक कर लेते हैं, देखो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये फिल कर दिया हमने T2G और ये फिल कर दिया हमने EG. अब D4 तो 1 2 3 और 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए 2, और 2 चाहिए हमें, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द रीजन फॉर द डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 एंड SiO2. तो बच्चों CO2 SiO2 का एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपने क्या रखा है, CO2 इज गैस, SiO2 इज सॉलिड. अब रीजन आपको क्लियर हो रहा है, 2 बार आ चुका है इस पेपर में, मैच करता हुआ क्वेश्चन. देखो SiO2 हमने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में देखा था, कोवलेंट 3D नेटवर्क बनाता है ना. तो कोवलेंट 3D नेटवर्क की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है 3D में बहुत जायंट हो जाता है, इस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में. क्योंकि CO2 में कार्बन का आकार स्मॉल, कार्बन का साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इजीली पाई बॉन्ड बनाता है. तो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये एक डिस्टिंक्ट यूनिट है. इसमें इसकी साइज बड़ी होती है तो ये पाई बॉन्ड बना नहीं पाता है, दैट्स व्हाई ये क्या है, एक जायंट मॉलिक्यूल है, सॉलिड है. अब आप चेक कर लो, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, पॉसिबल ही नहीं है. सेकेंड ऑप्शन देखो, कार्बन हैज स्मॉल साइज and forms pi bond with good overlap, whereas silicon has larger size, has a poor pi overlap. तो ठीक है, इसका साइज बड़ा है तो ये पाई बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, 3D नेटवर्क बनाएगा इतना बड़ा, और ये आराम से पाई बॉन्ड बनाएगा. सो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी.
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों ये प्रिंट नहीं था इसलिए ऐसा लिखा है। आपके पास है मिथाइल साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन करानी है बोरॉन हाइड्राइड देन H2O2। तो बच्चों रिएक्शन क्लियर है, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो हमें पता है रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज एंटी मार्कोनिको, है ना, और जो एडिशन है वो होगा सिन एडिशन। ठीक है, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ही है। तो हमें क्या करना है, मिथाइल साइक्लोपेंटीन बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड में आपका हाइड्रोजन वैसे भी क्या था, माइनस था, तो हाइड्रोजन तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में OH इधर आ जाएगा। तो OH जो है फर्स्ट स्टेप में H इधर है, तो OH जो है इधर आएगा क्योंकि सिन एडिशन है। तो आंसर इस तरह से कुछ होना चाहिए। ये आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन ए में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए।